तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे 2019, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2019 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है 2019 की पूर्ण परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया था गणित विषय में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो कोड है 231 HUG और 2019, ठीक है, तो ये इसका कोड है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? आपको ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिया गया है परिमेय संख्या छांटनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, A दिया है √3, कौन सी संख्या परिमेय है चेक करना है, और B दिया है √4, और C दिया है हमें पाई, और D दिया है यहाँ पे 2 + √5। ठीक है, इन चारों ऑप्शन से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन परिमेय है। तो √3 बच्चों आपके उसमें जो क्वेश्चन है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपके बुक में भी है क्वेश्चन कि √3 को अपरिमेय संख्या प्रूव कीजिए करके। ये अपरिमेय इसलिए होता है क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो पॉइंट के बाद आंसर रिपीटेड होते रहता है और आंसर कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए इसको अपरिमेय कहते हैं। 4 का अगर बात करें तो 4 का हम रूट निकाल सकते हैं। तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2 होता है। तो 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी आता है पाई का मान आपका जो होता है 3.14 से आगे को बहुत सारा वैल्यू निकलता है, क्योंकि 22/7 होता है पाई का मान, और 22 में अगर हम 7 का भाग देते रहें तो हमारा जो प्रोसेस चलती रहती है 3.14 के बाद भी संख्याएं आगे को आते रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अपरिमेय कहा जाता है। चौथे नंबर पर जो संख्या है 2 + √5। देखिए 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है। और अगर किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ हम परिमेय संख्या को जोड़ दें तो टोटल आंसर अपरिमेय हो जाता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए 2√7 परिमेय है या अपरिमेय, तो यहाँ पर भी आपको पता है 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √7 क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय है, तो इसके साथ अगर कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो वो भी अपरिमेय हो जाती है। बस आपको ध्यान देना है कि सारे रूट वाली संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर √4 भी था। बहुत सारे बच्चे इसको √4 को अपरिमेय मान लेते हैं। नहीं, 4 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 2 आ जाता है, और 2 आपका परिमेय संख्या है। तो इसलिए जो ये भी आपको देखना है कि अगर आपने इसको भी अपरिमेय मान लिया तो सारे के सारे अपरिमेय हो जाएंगे, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है कि कौन सी संख्या परिमेय बन सकती है। अगर यहाँ पर √16 दे देगा तब भी आंसर आपका 4 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो वो भी परिमेय हो जाएगा। तो प्रश्न को सॉल्व करना है, तब आपने सेलेक्ट करना है सही आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है √4। तो √4 यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो फाइनली √4 एक परिमेय संख्या है, ये आपने इसका नोट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो √4 परिमेय संख्या है। तो इसका जब हल लिखोगे तो इसका उत्तर में आपका आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा B, और लिख दोगे √4। ऐसे करके इसका आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जिस प्रश्न का अब यहाँ पर सीधे उत्तर लिखना है, 1-लाइनर है, तो इसमें जो है सीधा आप इसको आंसर उत्तर लिख दोगे और नंबर डाल दोगे, और उस नंबर को डाल के आप फिर उसके बाद उस आंसर को भी लिखोगे। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? यदि समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y + 9 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये कहा गया है। पर समांतर की शर्त लागू हो गई यहाँ पे बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, इसमें 6x दिया है, -3y और +10 दिया है, इक्वल टू दिया है 0। ये हमको वैल्यू दी गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। इसकी तुलना करनी पड़ेगी a1x + b1y + c1 = 0 से। इससे इसकी तुलना कर दी जाएगी। और ये जो होता है आपका रैखिक समीकरण है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर का मतलब है एक x है एक y। तो इसका हमने मानक रैखिक समीकरण ले लिया, x और y इसमें भी आ रहा है, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो a1 = हमारा 6 आ जाता है, और b1 = आ जाता है बच्चों यहाँ पर -3।
ठीक है, b1 माइनस 3 आ जाएगा और c1 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10, c1 का मान 10 आ जाएगा। ऐसे जो इन्होंने दूसरा इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन दिया है हमको kx माइनस वाई और प्लस 9 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है और इसकी भी तुलना कर देते हैं। यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे, इसकी कंपेयर की जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, इससे हम इसकी कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू आ जाएगा k। देखिए कैसे आता है, इसमें आपको x और x दोनों में देखना है कि x दोनों में है तो x के आगे यहाँ a2 होता है दिया है और यहाँ x के आगे a है तो इसका मतलब a2 का मान k बन गया। ऐसे ही y के आगे b2 दिया है और यहाँ y के आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो कोई संख्या जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे a। समझ गए ना सब लोग। और इसी प्रकार c2 का मान कितना हो गया, 9 हो गया, तो इससे हमें कंपेयर कर देनी है। तो b2 का जो मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -1 आ जाएगा और c2 का मान आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। बस अब हमें शर्त लगानी है समांतर की, क्योंकि इन्होंने कह रखा है k द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि रेखाएं क्या है, समांतर है, ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपका 3 नंबर में भी आता है कहीं पे, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट में पेपर में करना है। यहाँ से नीचे को जो बता रहा हूँ वो वाला करना है, समझ गए ना। पेपर में आप इतने, अगर 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आए तो आपने इतना लंबा नहीं खींचना है, सीधे सीधे कर सकते हैं, जिनके समझ में आ चुका है। तो समांतर रेखाओं की शर्त होती है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होता है, b1 अपॉन b2, ये हो जाएगा। तो ये शर्त यहाँ पर फॉलो की जाती है। तो a1 अपॉन a2 हमारा हो जाएगा, a1 की वैल्यू हमारे पे यहाँ पे 6 है तो 6 अपॉन a2 की वैल्यू हो गई k और इक्वल टू b1 की वैल्यू होगी -3 और b2 की वैल्यू होगी -1। ठीक है, ये हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल कर देंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल, यहाँ से यहाँ इंटू कर दो, यहाँ से यहाँ इंटू कर दो, तो k से 3 को इंटू कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3k और इक्वल टू 6 से 1 को इंटू करेंगे तो 6 1 जा 6। ठीक है, इतना हो जाएगा। इससे k अगर निकालेंगे तो k इक्वल टू पक्षांतर का नियम कहता है जो संख्या इधर मल्टीपल में है वो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाते हैं, तो 6 अपॉन 3 तो k इक्वल टू आ जाएगा 3 2 जा 6 यानी k की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रश्न में, ये ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, ऑप्शन इन्होंने दिया था A ऑप्शन दिया है बच्चों यहाँ पर 1 और B ऑप्शन दिया है इन्होंने 2 और C ऑप्शन दिया है 3 और D ऑप्शन दिया है 4। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो B हो गया, यानी 2 आ गया हमारा आंसर, K का मान हमारा 2 निकल गया। हमने यहाँ पर समांतर की शर्त लगाई है, दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो सूत्र होता है a1 अपॉन a2, सूत्र हो जाता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाता है। तो इसके हेल्प से हमारा 2 आंसर आ गया। तो आप इसका उत्तर लिख दोगे, जब इसका उत्तर लिखोगे उत्तर लिख दोगे b, ये आ जाएगा 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। तो ये है, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तब भी आपने यही प्रोसेस अपनानी है। 2 इक्वेशन दी रहेंगे और दोनों इक्वेशंस के आपने कंपेयर कर देनी है, तुलना कर देनी है। तुलना करके a1 b1 और c1 निकाल देना है, a2 b2 और c2 निकाल देना है, फिर दोनों में समांतर की शर्त लगा देनी है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस प्रकार की 3 शर्तें होती हैं, समांतर होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और संपाती रेखाएं। ठीक है, 3 शर्तें होती हैं। ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ना, हाँ 2-4 वाले रैखिक समीकरण वाले टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों यहाँ पे, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, ये इस बार 2022 में आ भी सकता है। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती कहा गया। तो घटना की प्रायिकता ना होने की शर्त हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास या एक तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरा, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रायिकता का मान आपका 0 या 0 से अधिक हो सकता है और 1 या 1 से कम हो सकता है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, ये इस तरीके से।
जो प्रोबेबिलिटी है पीई का मतलब होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, इसको पीई कहा जाता है। ये जो है या तो शून्य से ज्यादा होगी या शून्य के बराबर होगी। प्रायिकता का मान शून्य भी हो सकता है और प्रायिकता का मान एक से कम या एक के इक्वल। तो प्रायिकता का मान एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। तो दोनों शर्तें होती है प्रायिकता के लिए। आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखना है, ये इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन्होंने कहा है कि 1/3 दे रखा है और दूसरा दे रखा आपका बी आपको 15% दे रखा है और तीसरा जो सी दिया है बच्चों यहाँ पर -2 दिया है और डी दिया है आपका 0.3। अब इसको समझिए, आपके पास जो ए दे रखा है 1/3, तो मैं पहले भी बता चुका हूं प्रायिकता में हमेशा बट्टे वाला मान अगर ज्यादा है, अंश कम है और हर ज्यादा है, तो वो प्रायिकता होता है, ठीक है ना। प्रायिकता में हमेशा हर का मान या तो ज्यादा होना चाहिए और या अंश और हर का मान बराबर होना चाहिए, दो ही शर्त। तो ये तो आपका आंसर सही है, ये तो प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, इनमें से जो नहीं हो सकती वो बताना है हमको। दूसरा आपका है 15%, इसको हम बदलते हैं, 15% को बदलेंगे तो 15% का मतलब होता है बट्टे में 100, तो 15/100 ये भी प्रायिकता हो सकती है क्योंकि यहाँ भी बट्टे में बड़ी संख्या आ रही है और अंश में कम है, हर में ज्यादा है, तो ये भी प्रायिकता संभव है, ठीक है, ये भी हो सकता है। चौथे वाले को देखें तो 0.3 है, 0.3 को हम 3/10 भी कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, अगर 10 का भाग 3 में देते हैं तो 0.3 आता है ना, तो 3/10 ये भी प्रायिकता हो सकता है। वैसे भी 0.3 का मतलब है 0 से अधिक है, ये मान 0 से अधिक है और 1 से कम है, तो ये भी प्रायिकता संभव है। लेकिन सी ऑप्शन के आगे आप देख लीजिए माइनस लगा हुआ है, तो प्रायिकता में जहां पर माइनस लगा होगा उस क्वेश्चन को आपने गलत कह देना है क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है। तो यानी कि इस घटना की प्रायिकता जो है ये प्रायिकता संभव नहीं है और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सही है क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कौन सा मान प्रायिकता नहीं हो सकता, तो माइनस वाली संख्या जो प्रायिकता नहीं हो सकता, तो इसका आप आंसर लिख दोगे, थर्ड नंबर डाल के उत्तर लिख दोगे सी का मतलब -2, इसको डाल दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो अगर हम बात करें तो ये तो सीधे सीधे सूत्र हो जाता है, r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, तो कोई भी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr², ठीक है। अगर त्रिज्या r ही दे रखी है तो πr² हो गया सीधे। अगर वो कह देता है त्रिज्या, अगर उसने कह देता p त्रिज्या वाले, अगर यहाँ पे r के बजाय क्या दे देता, p दे देता, तब आंसर क्या हो जाता भाई πp², समझ गए। त्रिज्या जैसा दिया रहेगा उसको आपने इस r के ऊपर रख देना। अब इन्होंने r ही त्रिज्या दे दिया तो आंसर πr² बन गया, ठीक है ना। तो ये अगर r का मान 2 दे देता तो क्या कर देते, पाई गुणा 2 का स्क्वायर, यानी 4 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 4 पाई आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो ये है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या आंसर आने वाला है। तो r त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये तो सूत्र पूछ दिया इन्होंने, तो इसका आपको ऑप्शन दिए थे पाई, देखिए यहाँ पर ऑप्शन कंफ्यूजन के लिए बहुत दिए रहते हैं, आपको ध्यान से ऑप्शन वाले क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना चाहिए और तब आपका आंसर देखो 2πr² देखिए एक आंसर दे, तो ये भी आपका आंसर गलत है। बी वाला दे रखा है इन्होंने πr², सी वाला दे रखा है 2πr और डी वाला दे रखा है इन्होंने πr, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो πr² इज द राइट आंसर, ठीक है। r त्रिज्या वाले जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा πr², ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ आपका। एक एक नंबर पेपर महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ध्यान से इसको करेंगे पेपर में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है,
वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो देखिए वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए बच्चों इसका मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये कहते हैं कि वृत्त ले लीजिए और वृत्त के बाहर देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन 3 प्रकार के हो गए। एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अब यहाँ पर ना तो बाह्य बिंदु की बात है ना आंतरिक बिंदु की बात है, कोई बिंदु नहीं, केवल वृत्त पर शब्द आ जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, इस वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो अनंत बन जाएंगे। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि एक वृत्त के एक बिंदु पर या किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उसका आंसर कितना आएगा? एक आ जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा प्रश्न ये अलग प्रकार का है, ये क्वेश्चन इन दोनों से हट के है। ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन रट के जा रहे हैं और उसी को आंसर वहां डाल दें, ऐसा नहीं करना है। आपने ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया। यहाँ प्रश्न अलग है। इन्होंने कहा कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, अब देखो एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये बिंदु नहीं है, केंद्र बिंदु है, इसी के बेस पे वृत्त बना हुआ है। अब इसके बाहर एक बिंदु हमने मान लिया P, ये बिंदु हमने P मान लिया। इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए यहां से अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा ये बनेगी इस तरीके से जो इसको टच करके जाएगी, और एक स्पर्श रेखा यहां से ऐसे जाएगी जो इसको यहां पर टच करके आगे निकल जाएगी। तो कितनी स्पर्श रेखा होंगी भाई? 2। तो इसका जो आपको ऑप्शन दे रखे थे, देखो कंफ्यूजन बहुत रहता है क्वेश्चन में। ए ऑप्शन में 0 भी दे रखा है और बी ऑप्शन में दे रखा है 1, बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर देते हैं गलती से, और सी में दे रखा है 2 और डी में दे रखा है 4। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है, 0 1 2 4, ये देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बनेगा आपका सी वाला ऑप्शन सही बनेगा, क्योंकि हमारे पास 2 स्पर्श रेखाएं हो रही है ए और बी। P से हमने बाहर का बिंदु P ले लिया, P से हमारे पास 2 स्पर्श, चित्र सहित आप लोग कर लेंगे, इसको चित्र में नोट कर लेंगे और दोनों बिंदुओं के नाम भी लिख देंगे A और B। तो 2 स्पर्श रेखाएं हो रही हैं इसमें। तो एक वृत्त पर एक बिंदु से बाहरी एक बिंदु से बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिनको हम एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर फिर जब आप आंसर लिख दो उत्तर C और 2 ये आपने लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको सॉल्व करना है। अब हमें कहा x² - 3 के शून्य, अब ये जो है आपको सॉल्व करके देने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले में तो आप सीधा आंसर लिखोगे पेपर में, है ना। अगर आप चाहो तो उसके दाईं ओर को सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके ही निकालना चाहिए आंसर, तब ऑब्जेक्टिव पर टिक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग जो बनाए उसमें चारों में से, इन चारों में से गलत होने के चांस ज्यादा हैं, सही होने के चांस कम है, क्योंकि आपके पास चारों आंसरों में से केवल एक ही आंसर सही होता है, 3 तो गलत होने के ना। अगर आप बिना सॉल्व करे इसको टिक लगाओगे तो किसी का ध्यान इस पर चल जाएगा, वो इसको मार आएगा, तो वो गलत ही होना है। कोई इसको लगा देगा, चलो बी मार देता हूँ, बी मारे तो 0 ही नंबर मिला। किसी ने कहा चलो डी लगा देता हूँ, तब भी 0 ही नंबर मिला है। नंबर किसको मिलेगा? जो सी पर टिक मारेगा, है ना। और सी पर टिक वही मारेगा जिसको थोड़ा बहुत जानकारी हो, या किसी का तुक्का लग सकता है। बस तुक्के लगने के चांस कम है, क्योंकि 3 गलत है, 1 सही है बीच में बैठा हुआ। अब कौन सा सही है जरूरी नहीं कि हर बार सी सही हो, है ना। तो इसलिए इसमें जो है आपको अपने मन से तुक्के नहीं लगाने चाहिए, सॉल्व करके उसको आप फाइंड आउट करना चाहिए। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है x² - 3 के शून्य ज्ञान कीजिए। देखो शून्य ज्ञान करने के 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो गुणनखंड मेथड होता है, एक होता है पक्षांतर के नियम से। तो यहाँ पर आपका हम मान लेते हैं, माना x² - 3 इक्वल टू मान लेते हैं 0। ठीक है, इसको 0 कर दिया तो इससे हमारा x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा पक्षांतर करके। प्रियांश समझ में आ रहा है क्या कहा? हाँ, तो यहाँ पे x² 3 आ गया। अब उसके बाद अब इस स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो हमारे पास दाईं ओर जाके क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, और इसमें क्या लग जाएगा आगे से प्लस और माइनस, क्योंकि
क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के दो आंसर आते हैं, दो शून्य को, ठीक है। तब आप चूंकि यहाँ पर तो एक ही आ रहा था, लेकिन एक में प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे, तो एक प्लस रूट 3 आ जाएगा, एक माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो इसलिए शून्य के बराबर, इसके शून्य हो गया आपके, शून्य का आ गया एक तो रूट 3 प्लस का आ गया और एक माइनस का रूट 3 आ गया, और ये आपका आंसर, ठीक है। ये दो आंसर आपको फाइंड आउट मिल जाएंगे। यही इसका नियम तरीका होता है। बाकी एक दूसरा तरीका और है कि अगर हम इसको भी स्क्वायर रूट में बदल दें, मैं अगर सेकंड मेथड बताऊं तो वो भी आपका आंसर सही निकालेगा। देखिए कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये हमें दिया गया है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम क्या कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 को रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 3 तो बचा, बस अब सूत्र लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, एक्स माइनस रूट 3 हो जाएगा पहला, और दूसरे का बन जाएगा एक्स प्लस रूट 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, हाँ ए प्लस बी टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3, बस फिर वो रख दोगे, शून्य रख दोगे, शून्य के लिए क्या होता है, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस का रूट 3 आ जाएगा। ऐसे दूसरे वाले से करेंगे, x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो वन लाइनर है ये, सीधे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो इसका 11वां पद क्या कीजिए। देखो यहाँ इन्होंने कह दिया nवां पद दे दिया, nवां पद को हम क्या कहते हैं, an कहते हैं, और उसी के बेस पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने कहा है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इसको कहा जाता है। समांतर श्रेणी का हमें दिया है बच्चों यहाँ पे nवां पद, तो nवां पद को क्या लिखा जाएगा, an लिखा जाएगा ना, इक्वल टू क्या कितना दिया है, 2n+3 हमको दिया गया है, बहुत सारा हो जाएगा 2n+3। अब तो इसका 11वां पद निकालिए भाई, तो 11वां पद का मतलब क्या हुआ, n की जगह कितना रख देना है, 11 रख देना है, तो a 11 हो जाएगा 11 पद को। तो क्या कर देंगे, 2 × 11 यानी 2 × 11 कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे, तो 11 दूना 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 25, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखो पेपर में बिल्कुल घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपने हार नहीं माननी है, हर क्वेश्चन को अटेंड करना है। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 के 30 आपने सेलेक्ट करने वहां पे, छोड़ना नहीं, बस इतना सरल क्वेश्चन होता है। देखो केवल nवां पद an बराबर 2n+3 दिया है, तो 11वां पद पूछा है, तो जहां पर n है वहां पे 11 चिपका दो, बस 2 और n को इंटू कर दिया, 11 दूना 22 और 22 प्लस 3 जोड़ के हो गया 25, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इस पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। ये कहता है कि यदि tan a = tan b, देखिए यहाँ इन्होंने दिया tan a = tan b, tan a = tan b दे रखा है, तो ये कहते हैं कि सिद्ध कीजिए a + b = 90। हमें सिद्ध करना है a + b = 90, ये हमको प्रूव करना है। यस, यहाँ tan a के बजाय यहाँ पे है cot b, ठीक है। tan a = cot b है और हमें सिद्ध करना है a + b = 90, ये सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपने जब भी कोई सॉल्व करना पड़ता है किसी क्वेश्चन को, वहाँ पर हल लिखा जाता है। तो tan A इक्वल टू tan B दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो tan A इक्वल टू cot B को बदल दो tan में, cot को किस पे बदल दो? tan में। अब आपको सूत्र बता देते हैं, क्योंकि tan में अगर बदलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? cot A इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है? या cot थीटा भी कह सकते हैं। आप लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है? cot थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है? तो इस cot b की जगह हम लिखेंगे tan 90 माइनस b, ठीक है ना? अब यहाँ पर सूत्र में आपके क्या है? cot a लिखा है, यहाँ cot b लिखा है। तो tan, अब cot a जब tan 90 माइनस a हो जा रहा है, तो cot b बराबर क्या बन जाएगा? tan 90 माइनस b बन जाएगा। इतना आपको रिस्पॉन्सिबल होना है वैल्यू रखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम cot की जगह लिख देते हैं tan 90 माइनस b, क्योंकि वो b एंगल की बात कही गई है, और यहाँ tan a अपनी जगह पे, एक चीज अपनी जगह पे रहता है, इसमें एक चीज को ही चेंज किया जाता है, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करते, किसी एक को चेंज किया जाता है। तो इससे हमारा tan a और tan a दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो बचेगा हमारा a इक्वल टू 90 माइनस b। तो b को लेफ्ट साइड ले लो माइनस वाले को, है ना? तो ये आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये ही हम प्रूफ करना। तो यहाँ पे लिखोगे प्रूफ, क्योंकि ये इन्होंने सत्यापित करने की बात कही थी, तो ये इस तरीके से प्रूव हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो माध्यक बहुत सिंपल होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं आपके बहुत ही सटीक आते हैं, बहुत सरल होते हैं। केवल आपको इन पर जो है फोकस करना होता है, इनको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, और पूरा सिलेबस पर आधारित होते हैं, किसी भी चैप्टर से आ सकता है एक नंबर का, तो छोटा होता है। ये कहा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक को मैंने पहले डिफाइन किया था बच्चों आपको, कि जब भी कोई कहीं पर आपको माध्यक निकालना है, पहले तो आपको ये देखना होता है कि संख्याएं हैं कितनी, ठीक है? कितनी संख्याएं इसमें? 9 संख्याएं। और जब 9 संख्याएं होती हैं तब कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपके पास जब संख्याओं यहाँ पर संख्याएं विषम होती है ना, तो माध्यक निकालना बहुत सरल होता है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए संख्याओं को लिखना पड़ता है आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना होता है? आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो संख्याएं लिख देते हैं पहले, तो संख्याएं दी हैं हमको, जो दे रही है उनको नोट कर लेते हैं। तो संख्याएं, जो भी संख्याएं देखी उनको लिख लेते हैं। देखिए 20 और 29, 28, उसके बाद दिया 33, 42 और 38, 43, उसके अलावा दिया है 25 और उसके बाद दिया है 40। ये हमको सारी संख्याएं दी गई हैं। टोटल संख्याएं हैं 9, ठीक है? 9 के 9 संख्याएं हमने नोट कर ली। अब इनको लिख देंगे आरोही क्रम में। बिना आरोही या अवरोही क्रम में लिखे आप माध्यक नहीं निकाल सकते। आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना बच्चों। आरोही क्रम क्या होता है? सबसे छोटी संख्या पहले आती है, और उससे बढ़ते 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 हम लास्ट में सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कौन सी संख्या आने वाली है? 20 आएगी। फिर कौन सा आ रहा है? 25, फिर 28, फिर 29, फिर 33 ना? हाँ, उसके बाद 38, फिर 40, 42, 43, 47, है ना? ओके कंप्लीट। तो सबसे हाईएस्ट संख्या इसमें 47 है, 43 है, और सबसे लोएस्ट संख्या इसमें 20 है, 20, ठीक है? अब हमें इसका माध्यक निकालना है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे सिंपल कैसे है, हमें यहाँ पर देखना होता है कि इधर 4 संख्याएं छोड़ दीजिए और इधर भी 4 संख्याएं छोड़ दीजिए, तो बीचों बीच की संख्या 33 इसका जो है माध्यक आ जाएगा। तो माध्यक बराबर आ जाएगा आपका 33, 33 इसका आंसर आ जाएगा माध्यक, ठीक है? तो इतना सरल है। डायरेक्ट आपको नहीं करना है। डायरेक्ट में आप देखिए, अगर हम डायरेक्ट में बीचों बीच की संख्या उठा लेंगे तो 42 सारा आंसर है ना? गलत है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो,
1 2 3 4 इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 इधर छोड़ दिए, तो बीचों बीच में क्या आ रहा है 42 आ रहा है, जो गलत हो जाना है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। माध्यक का प्रश्न आए जब सीधे वाला, और ये माध्यक अगर 6 नंबर में आएगा ना तो बड़ा होगा, सूत्र से बनेगा, समझ गए ना, उसमें वर्ग अंतराल बारमारता सब दिया रहेगा। अगर ऐसा शॉर्ट में आता है, छोटे रूप में आता है, अवर्गीकृत आंकड़े इनको कहते हैं, और वो वाले जो है वर्ग अंतराल और बारमारता वालों को वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों में अगर एक क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए आपका जो है सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, तो वो करना है आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर उसके बाद जो बीच में आएगा उसको इस तरह। तो माध्यक 33 आपका आंसर आ गया, इसका निकाल सकते हैं इसको, और सूत्र से निकालना चाहे तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, कैसे आपका जो है n+1/2 हाँ n+1/2, ठीक है ना, ये लग जाएगा ऐसे। n कितने हैं इसमें 9 है ना, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे n+1 वहाँ पर, ठीक है, n+1/2 वहाँ पर, ये इसका सूत्र होता है। अब n का मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल उपाधि कितने हैं 9 है, और 9+1/2 आ जाएगा, ठीक है, 9+1 वहाँ पर, ये इस तरीके से करते हैं। तो ये आपका 10/2 आ जाएगा, और 10/2 वहाँ पर हो गया, तो कौन सा पद आएगा 5वां पद, तो 5वां पद ही इसका आंसर हो जाएगा, तो 5वें नंबर पर आपका 33 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सूत्र से बना सकते हैं। ठीक है, तो n+1 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर आपको भुजाओं का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दिया है बच्चों यहाँ पे 4:9, तो आपको 4:9 हमको दिया गया है भुजाओं के अनुपात में, और हमसे पूछा गया क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो प्रश्न क्या, सूत्र क्या होता है इसके लिए, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफलों का जो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके भुजाओं के अनुपातों का वर्ग होता है ना, या कह सकते हैं कि भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला हुआ, और इसी बेस से ये आपके त्रिभुज वाले टॉपिक में एक सरल सूत्र भी है, जिसको प्रमेय है, इसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका भुजाओं का अनुपात है 4:9, अनुपात को आप बटे में लिख सकते हो, और इसका जो है 4/9 का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4 × 16 और 9 × 81, और आंसर बन जाएगा आपका 16:81। ठीक है, तो ये आ जाता है, बहुत सरल क्वेश्चन रहेगा ये। अगर आपको इसी में उल्टा करके क्वेश्चन दे दे बच्चों, आपसे कह दिया जाए कि अगर इन्होंने कह दिया कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है और भुजाओं का अनुपात निकालिए, तो वहां पर भी आपने नहीं घबराना, आपको 16 का वर्गमूल निकाल देना है, तो 4 आ जाएगा, और 81 का वर्गमूल आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आपसे ये कह देता, देखो यहाँ पर अगर इसी प्रश्न में, यहाँ पर ध्यान समझिए, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आए, अंक यही आएंगे, जरूरी नहीं है अंक कुछ भी आएंगे, मेथड आपकी यही रहने वाली है, इसलिए आपने इसे ध्यान रखना। अगर आपसे यहाँ पे ये शब्द हटा के इसकी जगह क्या डाल दे, क्षेत्रफलों डाल दे,
और पूछ दे भुजाओं का अनुपात बताए तो कितना आएगा? 2:3। 2:3। कैसे निकला भाई? रूट लगाते हैं उसका। हाँ बिल्कुल। अगर आपसे इसमें कह दिया जाए कि ये क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपने इसका वर्गमूल निकाल देना है। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपका 2:3 आंसर बन जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के लिए आपका ये मेथड कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, इन्होंने कहा है कि एक द्विघात समीकरण 9x² - 3x - 20 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल ज्ञात करने का मतलब हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द्विघात समीकरण दिया गया है बच्चों, यहाँ पर 9x² और -3x और -20 = 0 दिया गया है। ये हमको दिया गया है कि मूल ज्ञात कीजिए कहते हैं। तो इसके मूल ज्ञात करने का मतलब इसके गुणनखंड करने है और x का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, इनटू करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको गुणा कर देंगे तो 9 × 20 180 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब जो 20 का नंबर है, 20 का नंबर है, इसके लिए हमें 20 काम करना है। ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनको गुणा करके कितना आ जाए, 180 आ जाए। और बड़े में से छोटे को घटाकर, दो संख्याओं में एक बड़ा एक छोटा तो होगा ही नहीं, बड़े में से छोटे को घटाए कितना आ जाए, 3 आ जाएगा। बता सकता है कोई बच्चा? 15 - 15 और 12 10 में से बचा 15। बिल्कुल सही है। 15 × 12 अगर हम करेंगे तो 15 दूना 3, 15 × 15 और 3 18, 180 हो रहा है, ठीक है। सभी समझ में आ रहा होगा। और दूसरा 15 में से अगर 12 घटा दें तो कितना बचेगा, 3। तो हमारा मकसद यही था, हमें ऐसी संख्याएं चाहिए थी जिनको गुणा करके 180 आ जाए और बड़े में से छोटे को घटा के 3 आ जाए। तो 15 × 12 किया तो 180 हो गया और 15 में से 12 घटा दे तो आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह से अब लगा देते हैं इसको। देखो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है, परिवर्तन केवल बीच वाले नंबर की जगह पे किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन यहाँ पर तो 1 नंबर के लिए दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। यही क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, ये 3 नंबर के लायक भी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 9x² को हम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये माइनस भी अपनी जगह पे ऐसे आएगा। इस 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 15 - 12, ओके। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 15 - 12 लिख देंगे और x अपनी जगह पे आएगा और -20 भी ऐसे आएगा, = 0 भी अपनी जगह पे आएगा। अन्य किसी में भी फेरबदल नहीं होता बच्चों, यहाँ पर केवल x के आगे की संख्या में ही परिवर्तन किया जाता है, बस इतना काम होता है इसमें। उसके बाद देखिए क्या हो गया, तो यहाँ चलेगा 9x², इस माइनस से 15 को गुणा करें तो -15 और x से भी गुणा करेंगे तो -15 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, +12। क्यों हुआ ऐसा देखिए, प्लस हो गया और 12 से x होना तो 12x और -20 अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ओके। हो गया। अब हमें इन दोनों में देखना है कॉमन और इन दोनों में कॉमन करना है 3x हाँ 3x ना। 3x क्यों कॉमन आया भाई, क्योंकि उसमें 3 का भाग 9 में और 15 को 2 में जाता है यार, क्योंकि 3 का भाग 9 में भी जाता है, 3 का भाग 15 में जाता है, ठीक है। 3 × 9 3 × 5 15, तो इसी को कॉमन कहा जाता है। और x दोनों के पास है नहीं, x दोनों के पास है, तो यहाँ पर 3 और x कॉमन ले लिया जाएगा। तो 3 3 × 9 = 3x - 5। ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा। 3x - 5 3x - 5 = 0, क्योंकि
4 का भाग 12x में 4 3 12 3 बार जाएगा 3x आ जाएगा और 4 के 20 3x माइनस 5 3x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया तो यहाँ से हो गया हमारा 3x माइनस 5 यहाँ से दोनों में से कॉमन आ गया जो बचेगा वो बचेगा हमारा 3x प्लस 4 बच गया इक्वल टू 0। बस यहाँ पर इन्होंने कहा है कि समीकरण के मूल याद कीजिए। अभी हमारे खाली गुणनखंड हुए हैं, मूल निकालने के काम है। तो यहाँ क्या करते हैं हम पहले 3x माइनस 5 बराबर क्या रखेंगे 0। बराबर 0 क्यों होता है बच्चों, इसको ध्यान समझिए। इसको अगर हम पक्षांतर कर दें क्योंकि इंटू वाला ना गुणा वाली संख्या दाईं ओर जाती है तो भाग में चले जाएगी और 0 के बट्टे में कुछ भी आता था आंसर 0 हो जाता है तो इसमें बराबर 0 है। ठीक है तो इसे 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो x इक्वल टू 5 अपॉन 3 ये हो जाएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब की बार हम इसको राइट हैंड साइड लेंगे तो ये रहेगा हमारा तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -4 और x इक्वल टू आ जाएगा -4 अपॉन 3। तो ये हमारा अगला आंसर। तो ये हमारे दो मूल निकल गए बच्चों, इनको मूल निकालने रहते हैं। मूल और शून्य की एक ही चीज होती है। तो ये हमारे दो इस इक्वेशन से दो मूल निकल गए, एक x इक्वल टू 5/3 और दूसरा आ गया x इक्वल टू -4/3। और इनको अगर आपको चेक करना है राइट या रॉन्ग करके पेपर में सही हुआ गलत हुआ तो आप x का मान यहाँ पर रख के देख सकते हो। x का मान अगर यहाँ पर रखोगे ना x की जगह और सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर आपको एक टेस्ट करके दिखा दूँ तो पेपर में आप चेक कर सकते हैं कि सही हुआ गलत हुआ। जैसे x इक्वल टू 5/3 रख देते हैं, यहाँ पे देखें 9 इंटू 5/3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -3 इंटू 5/3 x की जगह रख देंगे और माइनस हमारे पास 20 है ही, सॉल्व कर देते हैं तो 3 से 3 तो यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा -5 और -20, ठीक है। समझ रहे सब लोग। अब यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 25 और -20 और 5 हो जाएगी 25, तो बचा कितना 0। तो इसका मतलब हमारा जो 5/3 आंसर आया था सही है। ऐसे ही -4/3 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट। अब ले लेते हैं 12वें क्वेश्चन को, इसको आप नोट करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है सर। इसमें है 11 का अच्छा, तो इसमें जो है 11 का तो नहीं है, सीधे 12वां नंबर पड़ा है, ठीक है। चलिए 11वें का हमारे पास ऑप्शन एक और है। ये कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 11 का अथवा वाला ले लेते हैं पहले। इन्होंने कहा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। AP का कौन सा पद 78 है, ये आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, ठीक है ना, विकल्प वाला है ना। और यहाँ पर इन्होंने ये बड़ा कर दे दिया, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी है जो AP दे दिया उसके यहाँ पे 3, 8, 13 और चौथा दिया है हमको 18 और डॉट 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 ये पूछा गया है कि कौन से नंबर का पद 78 है, मतलब 78 इसमें है, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर पर आ रहा है ये बताना। जैसे पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पर 8, तीसरे नंबर पर 13, चौथा नंबर पर 18 है ना, ऐसे करके हैं। तो 78 कौन से नंबर पे है ये बताने की बात यहाँ पर कही गई। तो n निकालना है, भाई सिंपल सी बात है ना, n निकालना है। तो a इसको a1 कहते हैं, a2, a3, a4 वो an हो गया लास्ट वाला। तो a1 इक्वल टू हमारा 3 आ गया, a2 इक्वल टू 8, a3 बराबर 13 और a4 इक्वल टू 18 और an बराबर है 78। ये इस तरीके से। तो अब हम निकाल देते हैं इसमें d, सारवंतर होता है d ना, तो d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, a2 माइनस a1 निकालना। तो a2 हमारा 8 है, 8 में से 3 घटा देते हैं कितना देगा 5 आ जाएगा। तो d आ गया हमारा 5। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो an हमारे पास है ही, प्रथम पद a हमने लिख दिया है पहले, एक इसकी जरूरत पड़ती है हमको
और एक डी बराबर जो हमारा 5 आया है इसकी जरूरत पड़ेगी, और एक an बराबर 78 की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि समांतर श्रेणी से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, तो पहला आप समझ लीजिए इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रथम पद आपका ए होता है, ए का मतलब 3 हो गया यहाँ पे, और डी निकालने के लिए आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होता है, और ए एन यानी कि अंतिम पद जो है आपको जो दिया रहता है उसी में से कोई वैल्यू ए एन होगी जो लास्ट वाली होगी। अब लगा देते हैं सूत्र, हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ये हमारा होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र। क्या होता है? nवें पद का सूत्र। तो लगा देंगे तो a की जगह 3 आ जाएगा क्योंकि प्रथम पद 3 है, और n हमको निकालना है, और d हमारे पास है 5, ठीक है ना, और an बराबर हमारा 78 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, ठीक है, 78 माइनस 3 हो जाएगा भाषांतर करके। तो इससे हमारा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 में से 3 घटा दें कितना बचेगा? 75, 75 बचेगा। और इससे अगर हम n माइनस 1 निकालेंगे तो क्या होगा भैया? 75/5 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 15, इससे n बराबर कितना आ जाएगा? 15 प्लस 1 यानी कि n बराबर आ गया 16। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो nवां पद है, यानी कि जो 78 नंबर जो 78 दिया है ये 16वें नंबर का पद है। ऐसे अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो 16वें नंबर पे जो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके ये 78 जो आ रहा है वो 16वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो कितने पद हैं पूछा गया है, अतः आप लिखोगे लास्ट में इसमें कहा है कि कौन सा पद 78 है लिखा है, अतः 16वां पद 78 है, ये लिख लो इसमें, अतः 16वां पद 78 होगा, ठीक है, 16वां पद 78 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन आपने रिपीट करने ही है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए होते हैं वो क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पुराने मॉडल पेपर का रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो है प्रोबेबिलिटी बन जाती है बहुत ज़्यादा नंबर आने की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और इसका हम हल करेंगे। इन्होंने कहा कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कहा है। तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन रहता है, और इसमें जो है ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ रखा है तो 2 नंबर में भी आ सकता है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू हमको जो दिया है वो दिया है इन्होंने √3 दिया है, और इसी को पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। tan a प्लस बी √3 हो गया, तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 का मतलब tan कितने की वैल्यू हो गई भाई? 60, tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3। ओके, तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी इक्वल टू केवल 60। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है और समझने के हिसाब से। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के द्वारा विलोपन विधि भी रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना, विलोपन विधि का एक रूल होता है। दूसरा आपको दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू √3 1/√3 दिया है, तो दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1/√3, ये दिया है ना। हाँ, तो इससे हम क्या करेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 कितनी की वैल्यू हो जाएगी? 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। दोनों tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30। ये हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ कर लें तो कौन सी विधि से होगा भाई? विलोपन विधि से होगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पर हो सकता है, ठीक है ना, जोड़ने घटाने पर भी हो सकता है, लेकिन जोड़ने पर ज्यादा ईज पड़ रहा है क्योंकि b के आगे प्लस है और b के आगे माइनस है, तो जोड़ने पे सीधे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व
2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ने पर करें तो हमारे पास आता है a प्लस बी इक्वल टू हमारा 60 हो जाता है और a माइनस बी इक्वल टू आ जाता है 30। जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है, सीधे जुड़ जाता है। तो ये आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा हमारा, ठीक है, और 60 और 30 कितना गया 90, ठीक है। b और b कैंसिल क्यों हुआ, इसका कारण है कि एक प्लस का b है और एक है माइनस का b। तो 2a इक्वल टू अगर 90 है तो इसका अगर हम a निकालते हैं, क्योंकि 2a इक्वल टू हमारे पास 90 है, a इक्वल टू आ जाएगा 90/2, ठीक है। तो a इक्वल टू 90/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 45, क्योंकि 90 में 2 का भाग हो जाता है वो 45 बार जाता है। तो ये तो हमारा a बराबर 45 आंसर आ जाता है। अब हम क्या कर लेंगे, a का मान लिख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 कहता है ना हमारा, a की जगह तो हमारा 45 आ जाएगा प्लस b बराबर 60 हो जाएगा और इससे b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो दोनों कोण हमारे निकल गए, इससे हमारा a इक्वल टू आ जाएगा 45 और b इक्वल टू आ गया हमारा 15। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक। क्वेश्चन पेपर आपका 2019 बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र है 2019 का, तो बोर्ड परीक्षा हो रखी है 2019 में, इसका प्रश्न पत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं